अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदीद से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मोदी हुकूमत पर की शदीद तनकीद, कहा दस्तूर में तब्दीली की कोशिशों को हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। इंदौर में अवामी जलसे से किया खिताब। तेलंगाना में यौम जमहूरिया से 4 नई स्कीमों का हुआ आगाज। रियासती गवर्नर ने रेवंत रेड्डी हुकूमत की कारकर्दगी की सताइश की। दाऊद दौरे में 1,78,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी हकीकत है तो चीफ मिनिस्टर को एजाज बख्शेंगे। साबिक़ रियासती वजीर KTR का बयान। रेवंत रेड्डी हुकूमत पर इल्जामात मुस्तरद। तेलंगाना में अवामी हुक्मरानी। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने BRS लीडरान खासतौर पर कविता की जानिब से तनकीदों को किया मुस्तरद। वक्फ तरमीम बिल को जॉइंट पार्लिमानी कमेटी ने किया मंजूर। NDA की तजवीज़ करदा 14 तरामीम हुई मंजूर। अपोजिशन का इजहार नाराजगी। आम आदमी कर्जे लेकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर। अडानी और अंबानी और चंद सरमादारों के लिए काम कर रही है मोदी हुकूमत। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी का इंदौर में अवाम से खिताब। और फ़लस्तीनी अवाम को 1,35,000 खैमों और शेल्टर्स की फौरी ज़रूरत। जंगबंदी के बाद से बेघर अफराद की वापसी का मरहला हुआ शुरू। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। इंदौर में अवामी जलसे से खिताब के दौरान तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीदें की। उन्होंने कहा कि दस्तूर में तब्दीली की कोशिशों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने भी कहा कि सब मिलकर दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और मरकज़ की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ भी मुत्तहिद होकर हम राहुल गांधी का साथ देते रहेंगे। संविधान बचाने के लिए आज इतना बड़ा जलसा बनाए, हम सब लोग यहाँ हाजिर होकर राहुल गांधी जी के साथ संविधान बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ेंगे। मैं साफ दो ही बात कहना चाहता हूँ, ये चुनाव नहीं है, ये लड़ाई है। ये लड़ाई संविधान बचाने वालों के बीच में, संविधान बदलने वालों के बीच में ये लड़ाई चल रहा है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से बार बार मोदी जी कोशिश कर रहा है संविधान को बदलने के लिए, मगर राहुल गांधी जी ने शुरुआत से मोदी जी को पहचाना। अगर मोदी जी का ताकत बढ़े तो मोदी जी संविधान बदलने के लिए पूरा कोशिश जारी रखेंगे। इसीलिए पहले दिन से राहुल गांधी जी ने मोदी जी को रोकने के लिए कोशिश किए। इस बार मोदी जी बहुत ताकत से वो कोशिश कर रहा है। मोदी जी को मैं इतिहास में पढ़ा था, गजनी मोहम्मद हिंदुस्तान को लूटने के लिए, हिंदुस्तान हासिल करने के लिए बार बार कोशिश किए। वैसा ही गजनी मोहम्मद जैसा आज मोदी जी ने संविधान बदलने के लिए, आरक्षण रद्द करने के लिए मोदी जी कोशिश कर रहा है। उनका कोशिश कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जब अंग्रेजों की, ब्रिटिशों को हरा के महात्मा गांधी जी ने इस देश को बचाया। आज उनका ही ब्रिटिश जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी के नाम से चल रहा है, वो ब्रिटिश जनता पार्टी को हराने के लिए अपने भाई राहुल गांधी जी ने खड़ा हुआ है, अपना सिपाही बनकर आज जो कोशिश कर रहे हैं। हम सब लोग राहुल गांधी जी के मदद में, हम लोग सब लोग इस लड़ाई में शामिल होना है और संविधान को बचाने के लिए हम लोग सब कोशिश करना है। इसीलिए ये दो परिवारों के बीच में लड़ाई है। एक गांधी जी का परिवार, दूसरे गाडसे के परिवार। गाडसे के परिवार के तरफ से मोदी जी लड़ रहा है, गांधी जी के परिवार के तरफ से राहुल गांधी जी ने लड़ रहा है। इसीलिए हम सब लोग गांधी जी परिवार बनकर राहुल गांधी जी को मदद देना है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनेंगे इस देश में, संविधान को बचाएंगे, संविधान से सरकार चलाने के लिए हम सब कोशिश करेंगे। आप सब लोग यहाँ आकर कांग्रेस पार्टी के साथ राहुल गांधी जी के साथ दिया हुआ है, सबको धन्यवाद कहते हुए मैं यहाँ पर आपसे गुजारिश करता हूँ, कांग्रेस के साथ हम लड़ेंगे और साथ में रहेंगे और कांग्रेस के साथ रहकर बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे।
परेड ग्राउंड पर में जमहूरिया की शान निशान तखारी को एहतमाम किया गया, जिसमें गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने कौमी परचम लहराया और खिताब किया। उन्होंने रेवंत रेड्डी हुकूमत की सताइश की और कहा कि तेलंगाना में फलाही स्कीमों के जरिए गरीब खानदानों को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। गवर्नर ने कहा कि ज़राअत रियासत की मईशत की रीढ़ की हड्डी है और हुकूमत ने 25 लाख से ज़्यादा किसानों के कर्ज़ों को माफ़ किया। ख़वातीन को मुफ्त बस में सफ़र की सहूलत दी और ख़वातीन ने 4,500 करोड़ रुपये की बचत की है। 50 लाख खानदानों को 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी सरबराह की जा रही है। नौजवानों को मुख्तलिफ कोर्सेस में महारत के लिए यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी कायम की गई। याद रहे कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने 6 ज़मानतों पर अमलावरी का आगाज़ किया और यौम जमहूरिया से 4 नई स्कीमात का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। डाउस दौरे के मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को वाकई 1,78,000 करोड़ रुपए की सरमाकारी के वादे हकीकत में दुरुस्त निकले तो मैं चीफ मिनिस्टर के एजाज़ में तकरीब रखूँगा। साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR ने यह बयान दिया। उन्होंने भी कहा कि हकीकत में कितने मुआहदे हुए, कितना पैसा आएगा और कितने नौजवानों को इससे रोज़गार फराहम होगा, इन सब की हकीकी तफसीलात मंजर आम पर लाने की ज़रूरत है। నువ్వు పెట్టుబడులు తెస్తే అందరికంటే ఎక్కువ సంతోషపడేది మేము. ఎందుకంటే మేము తెలంగాణ మా బిడ్డ, ఇది మా రాష్ట్రం, మేము తెచ్చిన రాష్ట్రం అనే భావనతో ఉండేటోళ్ళం. తెలంగాణను ప్రేమించేటోళ్ళం. తెలంగాణకు మాకంటే ఒక 2 పనులు ఎక్కువ చేస్తే సంతోషపడేటోళ్ళం, సంబరపడేటోళ్ళం. దమ్ముంటే చూపెట్టు. ప్రజలు అడుగుతున్నారు. 1,78,000 కోట్లను బిల్డపిచ్చుడు కాదు. 2024లో ఇట్లే చెప్పినావు నువ్వు, నీ ఉప ముఖ్యమంత్రి బట్టి విక్రమార్క. 42,000 కోట్ల పెట్టుబడులు తెచ్చినాం అని గవర్నర్ ప్రసంగంలో, బడ్జెట్ ప్రసంగంలో మీరు చెప్పినారు. ఇలా ప్రజలు మీ మీద ఎందుకు అనుమానపడుతున్నారు? ఎందుకంటే నేతి బీరకాయలు నెయ్యి ఉంటుందా? నేతి బీరకాయలు నెయ్యి ఉంటుందా? మైసూరు బోండంలో మైసూరు ఉంటుందా? బొంబాయి రవ్వల బొంబాయి ఉంటుందా? ఉంటుందా? ఏంది మరి రేవంత్ రెడ్డి 6 గ్యారెంటీలు ఏమన్నా దానికి గ్యారెంటీ ఉన్నదా? అందుకే ప్రజలు అనుమానపడుతున్నారు. నేతి బీరకాయల నెయ్యి ఎంత ఉంటుందో కాంగ్రెస్ పార్టీ 420 హామీలలో కూడా వాస్తవం గంతే ఉంటుంది. కాబట్టి నువ్వు మొదటి సంవత్సరం తెచ్చిన పెట్టుబడులు కూడా ఒక్కటి కూడా రాలేదు. కాబట్టి అప్పుడు కూడా 40,000 కోట్లను ఉదరగొట్టినా 40 పైసలు కూడా రాలేదు. కాబట్టి నేను ఎవడు నమ్మతలేడు. నమ్మకపోతే నువ్వు వచ్చి పెద్ద పెద్ద హోర్డింగులు పెట్టుకొని ప్రభుత్వ ఖర్చుతోని ప్రజల పైసలతోని హోర్డింగులు పెట్టి నీ ముఖం పెట్టుకుంటే పెట్టుకో. అలా కేసీఆర్ బొమ్మ ఎందుకు, నా బొమ్మ ఎందుకు? పని లేక మా ఇద్దరు ఫోటోలు పెట్టి మాకేదో అజీర్తి అయిందట, మాకు అరుగుతలేదట. రేవంత్ రెడ్డి గారికి నేను చెప్తున్నా, చేతనైతే ఈ 1,78,000 కోట్లు అనేది అయితే నరుకుతున్నావో ఎప్పటి లోపల ఇవి ట్రాన్స్లేట్ అయితే, ఎప్పటి లోపల మా పిల్లలకు ఉద్యోగాలు వస్తాయో చేతనైతే చెప్పు అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నాను. ఇంకెక్కువ తీసుకురా, సంతోషపడతాం, సంబరపడతాం. నిజంగానే నువ్వు చెప్పింది వాస్తవం అయితే నీకు సన్మానం కూడా చేస్తాం. BRS MLC के कविता ने आईन हिंद के तहफ़्फ़ुज़ पर संजीदा इक़दामात पर जोर दिया। वो तेलंगाना जागृति स्टूडेंट फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम आईन हिंद पर सेमिनार से खिताब कर रही थी। कविता ने कहा कि दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिर्फ बयानबाजी से कुछ नहीं होगा, इस सिलसिले में अमली इक़दामात ज़रूरी हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय ने कल ही बयान दिया कि मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना के लिए एक भी मकान मंजूर नहीं करेगी। कविता ने कहा कि एक ज़िम्मेदार ओहदे पर फायज़ होते हुए अगर बंडी संजय कहते हैं तो हम रियासत तेलंगाना को कोई भी घर नहीं देंगे, तो ये दस्तूर हिंद में दर्ज वफाकी उसूलों के ख़िलाफ़ है। कविता ने कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी पर भी तंज किया और कहा कि राहुल गांधी जब डायरी की तरह आईन हिंद को सारे मुल्क में लेकर घूम रहे हैं और हर तरफ आइन की हिफाजत की बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी की आईन हिंद के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ मुहिम का खैर मक़दम करती हैं। लेकिन तकाज़ा है कि आप सबसे पहले तेलंगाना में आइन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। उन्होंने चंद माह कबल आसिफाबाद के जनूर मंडल में पेश आए फ़िरक़ा वाराना फसादात की भी सख्ती के साथ मजम्मत की। నిన్న బండి సంజయ్ గారు మాట్లాడుకుంటే ఏమన్నారు, మేము కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి మీకు ఒక్క ఇల్లు కూడా ఇయ్యం అని అన్నారు. వాళ్ళెవరు కేంద్ర ప్రభుత్వం వచ్చి ఇల్లు కట్టచ్చా? ఇక్కడ నిజంగా ఉందా? ఫెడరల్ స్పిరిట్లో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఏం పని ఉంటుంది? రాష్ట్రాలలో కింద స్థాయిలో ఇల్లు కట్టాల్సిన వాళ్ళు, పథకాలు చేయాల్సిన వాళ్ళు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఉంటాయి తప్పితే ఇంకోటి కాదు. అంటే ఇవాళ ఆయన ఒక బాధ్యతాయుతమైన ఎంపీగా ఉండి, మంత్రిగా ఉండి మేము ఒక్క ఇల్లు కూడా మీకు ఇవ్వమని మాట్లాడేటటువంటి పరిస్థితి వచ్చిందంటే మరి రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి ఫెడరల్ స్ఫూర్తి ఏమవుతుందో దయచేసి విద్యార్థి మిత్రులంతా కూడా ఆలోచించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. అట్లా అనేకమైనటువంటి సందర్భాల్లో మనం చూస్తుంటాం రాజ్యాంగానికి, ఫెడరలిజంకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతూ ఉంటాం. వీటిని మనం ఎప్పటికప్పుడు ఖండించాలి, ఎప్పటికప్పుడు అర్థం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే వదిలేసుకుంటూ పోతే అవి పెద్దగా అయిపోతాయి, తర్వాత ఏం చేయలేని పరిస్థితి ఉంటుంది. సో ఇవాళ బండి సంజయ్ గారు మాట్లాడినటువంటి వాక్యాల్ని మాత్రం మేము తీవ్రంగా ఇక్కడ ఖండిస్తూ ఉన్నాం. ఇక్కడ రాష్ట్రంలో ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నదన్నది, ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నదన్నది పక్కన పెడితే
కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రాష్ట్రాల యొక్క హక్కుల్ని హరించడానికి మాత్రం ఎటువంటి ఆస్కారం లేదు, ఉండకూడదు. అది రాజ్యాంగబద్ధంగా రాష్ట్రాలకే ఉన్న హక్కు అని మరొకసారి ఇక్కడ మేము ప్రకటిస్తా ఉన్నాం. तेलंगाना के वज़ीर पूनम प्रभाकर ने BRS लिडरान खासतौर पर कविता की जानिब से रेवंत रेड्डी हुकूमत पर इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया और कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत अवामी हुकूमत है, अगर कुछ तजावीज़ देना है तो राज तौर पर हुकूमत से बातचीत की जाए। राहुल गांधी को मुखातिब करने या मीडिया की तवज्जो हासिल करने की कोशिशों से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। कविता को जो आजकल तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद क्या बात करना क्या नहीं करना तो दिन प्रश्न में की, तो पहले उसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पार्टी के अंतर्गत में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में सत्ता पक्ष को सही तरीका सलाह दे। सीधा सीधा राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करने से आपको पब्लिसिटी मिलेगा, ये सोच के आप सीधा राहुल गांधी जी के ऊपर बोल रहे हैं। हमारा प्रदेश मौजूदा सरकार है, अगर आपका नोटिस में कोई ऐसा अट्रॉसिटी हो रहा है तो हमका सरकार में नोटिस लो, तुरंत हम एक्शन लेंगे। जब भी हम नेग्लेक्ट किया तो आप जरूर राहुल गांधी के साथ पहुंच सकते हैं। आज ये दम से बोल सकते हैं हमारा प्रजा पालन है, डेमोक्रेटिक रूल चलता है, तो किसी के ऊपर ऐसा अट्रॉसिटी हुआ हम देखते नहीं बैठते हैं। हम क्या TRS का सरकार नहीं है, फ्यूडलिस्टिक मेंटालिटी से किसी नीचे आदमी दबा सकते हैं, तो ऐसा देखते हम नहीं बैठते हैं। उसका रक्षा करेंगे, कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत यही है। इसीलिए आज जो काम हम कर रहे हैं, जय भीम, जय बापू, जय संविधान रक्षा, अगर चाहे आपका भी स्टैंड बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन सेव करने के लिए आपका पार्टी के तरफ से प्रोग्राम बनाओ। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने मुजफ्फरिया के हवाले से राजभवन में असराने का एहतमाम किया। राजभवन की तारीख में पहली मरतबा गवर्नर ने मुख्तलिफ शोबे जात में नुमाया खिदमात के लिए शख्सियात और इदारों को गवर्नर एक्सेलेंस अवार्ड दिया। माहौलियात, माज़ून की भलाई, स्पोर्ट्स और कल्चर के शोबे में 8 अहम शख्सियात और इदारों का अवार्ड के लिए इंतखाब में लाया गया। इस मौके पर गवर्नर और लेडी गवर्नर ने मदुइन से शख्सी तौर पर मुलाकात की। एट होम में शरीक अहम शख्सियात में मरकजी वजीर किशन रेड्डी, साबिक गवर्नर CH विद्यासागर राव, स्पीकर असम्बली गडम प्रसाद कुमार, सदनशीन कौंसिल सुकेंदर रेड्डी, रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, जुबली कृष्णा राव, उत्तम कुमार रेड्डी, P श्रीनिवास रेड्डी, अरकान कौंसिल आमिर अली खान, प्रोफेसर कोदंडराम, रुकन पार्लिमान कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, सदनशीन वक्फ बोर्ड अजमतुल्लाह हुसैनी, सदनशीन अखिलती कमीशन तारिक अंसारी और साबिक चेयरमैन वक्फ बोर्ड अलहाज मोहम्मद सलीम के अलावा पुलिस और दीगर अहदेदारान के अलावा अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। शहर हैदराबाद के हुसैन सागर में इतवार की रात 2 कश्तियों में आग लगी और इस वाक़े के बाद शहर का एक नौजवान लापता भी बताया जा रहा है। इस नौजवान की शनाख्त अजय के तौर पर की गई। पीर की सुबह अजय के अरकान ख़ानदान हुसैन सागर के पास पहुंचे और पुलिस हुकाम को इत्तला दी कि वो गुज़िश्ता रात से लापता है। उन्होंने इसे तलाश करने के लिए सर्च ऑपरेशन की भी दरख्वास्त की है। याद रहे कि 2 कश्तियों में आग लगने के वाक़े बाद इलाके में खौफ और हिरास देखा गया था। बहुत सारे अफराद मोबाइल में वीडियो लेते देखे गए। इब्तदाई जाँच के मुताबिक आतिशबाजी की वजह से ये आग लगी। और आवाज़ नाज़रीन रुख करेंगे चंद अहम कौमी और आलमी ख़बरों की जानिब। वफ़ बिल पर JPC की मीटिंग ख़त्म हो गई। JPC में हुक्मरान जमात की 22 तरामीम को मंजूर किया गया। अपोजिशन की तमाम तरामीम को ठुकरा दिया गया। अपोजिशन ने 44 तरामीम पेश की लेकिन सबको मुस्तरद किया गया। JPC की अगली मीटिंग 29 जनवरी को होगी। BJP और अपोजिशन अरकान ने बिल में तरमीम पेश की। ताहम BJP के किसी इत्तेहादी का नाम इन अरकान की फहरिस्त में शामिल नहीं है जिन्होंने तरमीम को मुतारिफ करवाया था। ख्याल रहे कि कमेटी आइंदा बजट इजलास में अपनी 500 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट पेश कर सकती है। वक्फ कमेटी ने दिल्ली में 34 मीटिंगें की और कई रियासतों के दौरे किए जहां 24 से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया। कमेटी के 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा अरकान में से 13 अपोजिशन जमातों के हैं। अपोजिशन अरकान पार्लियामान ने मीटिंग की कार्रवाई की मजम्मत की है और कहा कि जगदम्बिका पाल पर जमहूरी अमल को पलटने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के सरबराह जगदम्बिका पाल ने मीडिया को अपने फैसलों से वाकिफ करवाया। आइए देखते हैं उनका ये बयान। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जो वक्त के बिल पे मिला था, सरकार के द्वारा 44 संशोधन को लेकर के 1995 का जो प्रिंसिपल एक्ट वक्फ का था उसमें 44 संशोधन लेकर के आई थी। लेकिन सरकार ने स्पीकर साहब से आग्रह किया था कि हम ये संशोधन वक्फ की बेहतरी के लिए ला रहे हैं, आम लोगों के फ़ायदे के लिए ला रहे हैं, लेकिन हम इसके बावजूद चाहते हैं कि ये वक्फ हमारे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना करके रेफ़र कर दें। हम इसको और बेहतर डिलीब्रेशंस
पूरे देश के स्टेक होल्डर्स के साथ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, वक्फ बोर्ड के साथ, माइनॉरिटी कमीशन के साथ, इस्लामिक स्कॉलर के साथ हम और डिटेल डिलिब्रेशंस करना चाहते हैं। तो उस 44 संशोधन को जेपीसी को सुपुर्द कर दिया गया था। जेपीसी की आज उस 44 संशोधन पे जो हैं उस पे एक एक संशोधन पे चर्चा हुई। इसके पहले हमने 6 महीने के सारे डिटेल डिस्कशंस के बाद सभी सदस्यों से हमने संशोधन मांगे थे। यह हमारी अंतिम बैठक थी कि उस 44 संशोधन पे आप इस पे सहमत हैं या इस पे असहमत हैं। तो सभी सदस्यों के द्वारा, चाहे किसी पक्ष के हों, उन लोगों ने अपने संशोधन दिए थे। और आज उसमें जो हमारे कुछ सांसदों के द्वारा दिए गए थे उसमें 14 क्लाजेज पे या 14 संशोधनों में संशोधन स्वीकार हुआ है। वो भी संशोधन मूव करने पे वोटिंग के बाद बहुमत के आधार पर। विपक्ष ने भी संशोधन दिया था और विपक्ष ने सभी 44 संशोधन दिया था। हमने एक एक संशोधन मूव कराया और उस संशोधनों को हमने पुट टू वोट किया। लेकिन वोटिंग में उनके पक्ष में 10 वोट था और उसके नेगेटिव में 16 वोट थे। इसलिए जो विपक्ष के द्वारा या उन लोगों के द्वारा जो 44 संशोधन के विरोध में थे, मैं विपक्ष क्यों कहूँ, जो 44 संशोधन के विरोध में उन्होंने कुछ दिए थे वो मतलब टर्न डाउन। अमृतसर में बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे की बेहरमती को लेकर कांग्रेस ने सख्त तनकीदें की। पार्टी लीडर अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि खातियों को सख्त सजा मिलना चाहिए। उन्होंने इस मौके पर केजरीवाल को भी तनकीदों का निशाना बनाया। और आज ये बहुत महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता हम लोग कर रहे हैं और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है कि कल अमृतसर के अंदर जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति पे हमला हुआ है, उनकी विचारधारा पे हमला हुआ है, भारत के संविधान पे हमला हुआ है, संविधान की कॉपी को जलाया गया है, बाबा साहब की मूर्ति के साथ में बुरा बर्ताव किया गया है, ये केवल एक अपने आप में अलग से घटना नहीं है। ये कड़ी है जिसके बारे में विस्तार से पूर्व गृह मंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री रंधावा जी यहाँ पे बताएंगे कि किस तरह से ये कड़ी चल रही है। ये बताएं, इससे पहले मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि क्या देश के खिलाफ चलते हैं चाल के, क्या सत्ता की देश को धोखा दे रहे हैं केजरीवाल? सचमुच में क्या तुम देशद्रोही हो? सचमुच में क्या तुम खलनायक हो? क्या नायक का सिर्फ मुखौटा हो? निश्चय ही अभिनय में महाछलावा है, अभियान भी बहुत ही छोटा है। तो इससे मैं शुरू कर रहा हूं और ये पहली स्लाइड मैं अनुरोध करूंगा प्रेजेंटेशन के शुरू करें। पहली स्लाइड ये आपके पाप की कड़ी है जो हम शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट, जो हमने शुरू किया है। नेक्स्ट स्लाइड। ये 2 फरवरी 2017 की स्टेटमेंट है केपीएस गिल साहब की। मैं इससे शुरू कर रहा हूं और इसके बाद में रंधावा जी को दूंगा। और इस स्टेटमेंट के अंदर केपीएस गिल साहब की एक भविष्यवाणी है और यह भविष्यवाणी है कि अगर आप पार्टी पंजाब के अंदर आएगी तो रेडिकल्स को बढ़ावा मिलेगा, आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। और आप पार्टी अगर जिस तरीके से आ रही है, आप प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म टू रेडिकल्स से केपीएस गिल, ये हम नहीं कह रहे, ये केपीएस गिल ने 2 फरवरी 2017 को एक भविष्यवाणी, प्रोफेटिक भविष्यवाणी केपीएस गिल साहब ने करी, जिससे हम शुरू करना चाहते हैं। और इसके अंदर इन्होंने कहा कि क्या पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि आतंकवाद फिर भी यहां पर आएगा, रेडिकल्स फिर भी यहां पे आगे बढ़ेंगे? तो केपीएस गिल साहब ने कहा कि सिर्फ अगर आम आदमी पार्टी अगर आएगी तो आतंकवाद और रेडिकल्स यहां पे बढ़ेंगे, दूसरी पार्टियों के साथ में नहीं बढ़ेंगे। ऐसा गिल साहब ने 2 फरवरी 2017 में कहा, जो कि अब सच होता जा रहा है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने नोटबंदी और जीएसटी उमूर को लेकर मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीदें की। उन्होंने कहा कि अडानी और अंबानी और सिर्फ चंद सरमायादारों तक ही फ़ायदा पहुंच रहा है, आम आदमी कर्जे लेकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। आज 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है
अरबपति हजारों करोड़ रुपए बच्चों की शादी में खर्च कर देते हैं। कोई 10 करोड़ की घड़ी पहनता है, कोई 15 करोड़ की घड़ी पहनता है, मगर अगर आप अपने बच्चों की शादी करवाना चाहते हो तो आपको कर्जा लेना पड़ता है। आपके घर में पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रोजगार नहीं है। और भाइयों और बहनों, एक बात भूलिए मत, जितना अदानी और अंबानी आगे बढ़ेंगे, जितना धन इन अरबपतियों के हाथ में जाएगा, उतना कम रोजगार आपके बच्चों को मिलेगा। ये नोटबंदी जो इन्होंने की, जो जीएसटी लागू की है, ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों को खत्म करने के औजार है। ये योजनाएं नहीं है, ये हथियार है। जीएसटी कौन देता है? जीएसटी अरबपति नहीं देते हैं। जीएसटी हिंदुस्तान के गरीब लोग देते हैं। जब आप एक शर्ट खरीदते हो, पैंट खरीदते हो, जितनी जीएसटी आप देते हो, उतनी ही जीएसटी अदानी अंबानी देते हैं। आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, ढाबे में खाना खाते हो, जितनी जीएसटी आपके जेब से निकलती है, उतनी ही जीएसटी अदानी देता है। लाखों करोड़ रुपए आपके जेबों से निकाला जाता है। लाखों करोड़ रुपए कहां जाता है? सीधा अरबपतियों के बैंक अकाउंट में जाता है। 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। किसका पैसा था वो? उनका पैसा नहीं था, आपका पैसा था। कर्जा माफ कैसे हुआ? आपके पैसे से हुआ, आपकी मेहनत से हुआ। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस किसान का कर्जा माफ करते हैं? किस मजदूर का पैसा माफ करते हैं? किस स्टूडेंट का पैसा कर्जा माफ करते हैं? तो जीएसटी आप देते हो, मेहनत आप करते हो, और चाइना का माल अदानी अंबानी ये लोग हिंदुस्तान में बेचते हैं। चाइना के युवा को रोजगार मिलता है, अदानी को अंबानी को फायदा होता है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को 2000 पाउंड वजनी बम फराहम करने की इजाज़त दे दी है। ट्रंप ने इसराइल को 2000 पाउंड वजनी बम फराहम करने की इजाज़त देते वक्त कहा कि इसराइल को आज ये दे दिया जाएगा। वो तवील अरसे से इसका इंतज़ार कर रहा है। साफ़ियों ने ट्रंप से सवाल किया कि इसराइल को बम फराहमी पर आयद पाबंदी क्यों उठाई जा रही है, जिस पर अमेरिकी सदर ने जवाब दिया कि उन्होंने ये ख़रीदे हैं, इसलिए पाबंदी हटाई गई। इस दौरान 2000 पाउंड वजनी बम फराहम करने की इजाज़त पर इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने ट्रंप से इसराइल की तायीद पर इज़हार तशक्कुर किया। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइली दिफा के लिए तायीद पर सदर ट्रंप का वो शुक्रिया अदा करते हैं। For keeping your promise to give Israel the tools it needs to defend itself, to confront our common enemies, and to secure a future of peace and prosperity. और अब बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। गाज़ा में सरकारी मीडिया ऑफिस ने कहा कि गाज़ा शुमाली गवर्नरी में हमारे फ़लस्तीनी अवाम को 1,35,000 खैमों और शेल्टर्स की फौरी ज़रूरत है। ज़ालिम इसराइली फ़ौज की जानिब से दोनों गवर्नरियों में तबाही का तनासुब 90% से ज़्यादा है। आलमी बरादरी, बैनुल-अक़वामी इदारे, अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीमें और अरब ममालिक से क्रॉसिंग खोलने के लिए काम करने का मुतालबा किया गया। साथ ही आलमी बरादरी से अपने इलाकों में वापस आने वाले शहरियों को पनागाहों का सामान फराहम करने पर भी जोर दिया गया। इस वक्त 5,500 से ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन जनूबी और वस्ती गवर्नरी से गज़ा शहर और शुमाली गवर्नरी में तमाम सरकारी इदारों, वजारतों और इदारों से बेघर होने वाले अफराद की वापसी की सहूलतों के लिए काम कर रहे हैं। आज सुबह हज़ारों बेघर अफराद ने जंगबंदी के मुआहदे पर अमलावरी के बाद शुमाली गज़ा की वादी में वापसी का सिलसिला शुरू कर दिया। इस मौके पर फ़लस्तीनियों में जोश व खरोश देखा गया। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मोदी हुकूमत पर की शदीद तनकीद, कहा दस्तूर में तब्दीली की कोशिशों को हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। इंदौर में अवामी जलसे से किया खिताब। तेलंगाना में यौम जमहूरिया से 4 नई स्कीमों का हुआ आगाज़। रियासती गवर्नर ने रेवंत रेड्डी हुकूमत की कारकर्दगी की सताइश की।
दाऊस दौरे में 1,78,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी हकीकत है तो चीफ मिनिस्टर को एजाज बख्शेंगे, साबिक़ रियासती वज़ीर KTR का बयान। रेवंत रेड्डी हुकूमत पर इल्ज़ामात मुस्तरद, तेलंगाना में अवामी हुक्मरानी, रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने BRS लीडरान खासतौर पर कविता की जानिब से तनकीदों को किया मुस्तरद। वफ़द तरमीम बिल को जॉइंट पार्लिमानी कमेटी ने किया मंजूर, NDA की तजवीज़ करदा 14 तरामीम हुई मंजूर, अपोजिशन का इजहार नाराज़गी। आम आदमी कर्जे लेकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर, अडानी और अंबानी और चंद सरमादारों के लिए काम कर रही है मोदी हुकूमत। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी का इंदौर में अवाम से खिताब। और फ़लस्तीनी अवाम को 1,35,000 खैमों और शेल्टर्स की फौरी ज़रूरत, जंगबंदी के बाद से बेघर अफराद की वापसी का मरहला हुआ शुरू। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।